वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पार्ट 3 ऑफ कार्पे डीम मेरी हील। उसने खौफजदा होकर अपने पैरों की तरफ देखा था। साथ ही उसने यासिर के कंधे पर एक हाथ से सहारा भी ले रखा था। वे काफी असहज हुआ। होठों को एक सीधी लकीर में बंद किया हुआ था। मेरी इतनी महंगी हील थी, या अल्लाह, मेरे पास तो पैसे भी नहीं है नई हील्स लेने के। वह टूटी हुई हील को हाथ में उठाकर रोने वाली आवाज में कह रही थी। यासिर उस वक्त को कोस रहा था जब वो उसके पीछे सीढ़ियों पर आया था। बॉडीगार्ड, हील टूट गई है, उसने उसकी तरफ देखकर कहा था। आंखों में आंसू भी थे। वो उसे देखकर हैरान हुआ था। वे जैक्सन पर रोने वाली लड़की नहीं थी, लेकिन अपनी हील पर टूटने और रोने वाली लड़की थी। मैं भी देख सकता हूँ ये। उसने उसका हाथ बड़ी नजाकत से अपने कंधे से हटाया था। अब मैं क्या करूंगी, संभल कर भी उतर सकती थी आप। मैं यहाँ विक्टिम हूँ, यहाँ सबसे बड़ा विक्टिम मैं हूँ। उसने सब्र से एक गहरा सांस लेकर कहा, और जैसे ही नीचे उतरने लगा तो सेलिना ने उससे उसका बाजू कोहनी से थाम लिया। अब मैं नंगे पैर कैसे जाऊंगी बॉडीगार्ड? एक्ट्रेस को उर्मी का मौका मिल जाएगा मेरे पीछे बातें करने का। देखो जरा, पहले तो कार्ड नहीं था ऑफिशियल लिफ्ट का, अब तो जूते भी चले गए। ऐसे कहेंगी सब स्टाइल वालों का बेड़ा गर्क हो चुका था। हाथ लगने की वजह से आंख पर लगा से आईलाइनर फैलकर गाल तक आ रहा था। वे अजीब मजह का खेज फनी लग रही थी। तो आप फाइनली मान रही है कि ऑफिशियल कार्ड ना होने की वजह से आप सीढ़ियाँ इस्तेमाल कर रही थी? सेलिना ने चौंक कर खुश होते रंग के साथ यासिर की सुरमई आंखें देखी थी। ये क्या कह दिया उसने? नहीं तो मतलब हाँ हाँ, हार माननी ही पड़ी। वह उसके सामने अनजाने में एतराफ कन्फेशन कर चुकी थी। लिफ्ट लिफ्ट खाएगी नहीं आपको, लेकिन लोगों की बातें और नजरें जरूर खा जाएगी, उसने आहिस्ता से कहा। तो यासिर चुप सा हो गया। फिर उसके नंगे पैरों की जानिब देखा। गार्ड जी, क्या आप मेरी मदद करोगे? मैं खुदा की कसम आपको आइंदा छुरी नहीं दिखाऊंगी। मुझे तो इससे सिर्फ सेब काटने आते हैं, और मैंने कराटे में कुंफू भी नहीं कर रखा। कुंफू में कराटे नहीं होता, कुंफू कराटे होता है। यासिर ने इस हालत में भी उसे सही किया। वे अब भूखों की तरह उसके चमकते काले जूतों को देख रही थी। फिर चमकती आंखें लिए मुस्कुराते हुए जैसे ही उसने चेहरा उठाकर होठ खोले ही थे कि मैं अपने जूते नहीं दूंगा। उसके रूखेपन से कहने पर उसने मायूसी से होठ बंद कर लिए। फिर झुककर दोनों हील्स हाथ में थाम ली। गरीब की बद्दुआ लेकर कभी खुश नहीं रहोगे तुम। वे नंगे पैर नीचे उतरती हुई उसे धमका रही थी। वह हाथ में फाइल थामे खड़ा रहा। फिर उसे आवाज दी, रुको। वह फौरन ऊपर आई थी। मुझे पता था तुम मुझे अपने जूते दे दोगे। मतलब शक्ल अच्छी नहीं है तो क्या हुआ, हरकतें तो अच्छी होगी ना। मैं तुम्हें अपने जूते नहीं दे रहा, उसने कतईयत फरमानत से कहा। तो नंगे पैर खड़ी सेलिना का दिल किया उस पर लानत भेज दे। फिर रोका क्यों था? वे उलझी। यहाँ रुको, मैं जूते लेकर आता हूँ। इसी के साथ वे तेजी से सीढ़ियाँ फांदता अगले ही पल आंखों के सामने से गायब हो चुका था। वे बेवकूफों की तरह उसके गायब हो जाने पर खड़ी रही। क्या ये प्रैंक करके गया है? प्रैंक वाला बंदा तो लगता तो नहीं। खैर, उसने गहरा सांस लिया और मोबाइल नजरों के सामने करती सीढ़ियों पर ही बैठ गई। कैंडी क्रश खेलने की आवाज सीढ़ियों पर ऊपर तक गूंज रही थी। यासिर लिफ्ट में सवार हुआ अंडरग्राउंड फ्लोर पर फिर से जा रहा था। चीफ हनीफा के बहुत से जूते और कपड़े यहाँ पर बतौर इमरजेंसी मौजूद थे। उसे किसी भी तरह नजर बचाकर उनके जूते उड़ाने थे। वह उनके ऑफिस में दाखिल हुआ। हनीफा शायद वॉशरूम में थे। उसने एक मोहताज सावधान नजर वॉशरूम के बंद दरवाजे पर डाली। फिर एक जानिब बने कैबिनेट का दरवाजा खोला। अंदर ही जूते रखे थे। वो एक लम्हे के लिए रुक सा गया था। अंदर किसी लड़की के जूते भी रखे थे, बिल्कुल नए ब्लैक हील्स। उसने ना समझी में पलटकर वॉशरूम के बंद दरवाजे को देखा था। इस उम्र में भी सीरियसली? अगला पल जाया बेकार किए बगैर वो झुका और हील्स निकाल ली। फिर तेजी से बाहर निकला और लिफ्ट की जानिब बढ़ा। 7 सालों में यासिर आलम को किसी ने हाथ में हिल्स लिए भागते हुए नहीं देखा था। लिफ्ट में मौजूद बॉडीगार्ड्स ने उसके हाथ में हिल्स देखी तो चौंक गए। ऑफिसर, ये हिल्स ये मेरी है जी, सब एक साथ बोले थे। उसने आंखें अचानक बंद करके खोली। उफ, मेरा मतलब मेरी मम्मा की है। आपकी मम्मा की हील्स एजेंसी के अंडरग्राउंड फ्लोर पर क्या कर रही है? वो भी बॉडीगार्ड्स थे? हंसकर पूछा तो उसके कान लाल होने लगे। मैं उन्हें बर्थडे गिफ्ट करना चाहता था। सबसे ज्यादा महफूज सुरक्षित जगह इस फ्लोर पर मौजूद मेरा ऑफिस ही है। ओहो, हमारी तरफ से भी विश कर दीजिएगा आंटी को, एक और बॉडीगार्ड बोला। तो उसने सर हाँ में हिलाया। लिफ्ट के अंदर पहुंचते ही वो तेजी से सीढ़ियों की जानिब भागा था। यूएल और नजर जो ऑफिस
से निकल रहे थे। उसे हील्स हाथ में लिए सीढ़ियों की जानिब बढ़ते देखकर ठिठक से गए। फिर एक दूसरे को देखा। ये गार्ड्स आजकल किस किस्म का फैशन कर रहे हैं। नजर के कहने पर युवल ने कंधे उचकाए थे। ये लो। फूला सांस बहाल करते हुए उसने हील्स उसके सामने रखी तो वो आंखें पूरी खोलकर उठ खड़ी हुई। फिर चेहरा उठाकर उसे देखा। अपनी गर्लफ्रेंड की तो चुरा कर नहीं लाए कहीं, वो जानना चाहती थी। उसने बहुत ज्यादा कोफ्त जदा सी निगाह उस पर डाली। पब्लिक लिफ्ट इस्तेमाल करना अकेले सीढ़ियों पर चढ़ने उतरने से बेहतर है, वह उसे एक बार फिर नसीहत करने लगा था। लेकिन सेलिना, मजाल है जो उसे सुन रही हो। भाड़ में जाए पब्लिक लिफ्ट, मैं सीढ़ियों से बहुत खुश हूँ। अच्छा बताओ, मैं ठीक तो लग रही हूँ ना? उसने बिना ठहरे चेहरा उठाते हुए यासिर से पूछा। यासिर ने एक नज़र उसे देखा, फिर सर हाँ में हिलाकर तेजी से सीढ़ियाँ उतर गया। अपने पीछे सीढ़ियों का दरवाजा जोर से बंद किया तो सेलेना ऊपर डर सी गई। इसे क्या हुआ? हील्स उसे थोड़ी बड़ी थी, लेकिन वे उनमें बासानी चल सकती थी। अपना पर्स और फोन हाथ में लिए वे फैले हुए लाइनें और बिखरे हुए बालों की परवाह किए बिना बाहर निकल आई थी। साथ से गुजरते लोग उसे देखकर मुस्कुराहट दबाते गुजर रहे थे। उसने अपने चेहरे पर हाथ लगाया। क्या कुछ लगा हुआ था उसके मुंह पर? वे तेजी से गर्दन झुकाकर अपने कार की ओर बढ़ी और ज्यों ही बैक मिरर में अपना चेहरा देखा तो दंग रह गई। जाहिल बॉडीगार्ड, बता नहीं सकता था, गधा कहीं का। अब वे स्टीयरिंग पहल पर सर रखे यासिर को कोसने लगी थी। कितने लोगों ने उसे ऐसे देखा था। उफ उफ, पिछले दिनों सेलिना मजहर को गले पर एजेंसी के दाखिली हाल में देखा गया है। रिपोर्टर्स के लगातार सवालात पर भी वो खामोशी से सर झुकाए अपने बॉडीगार्ड के हमराह चली गई। मुख्तलिफ एजेंसीज के माहिर तबसरा निगारों का यही ख्याल है कि सेलिना अपने कमबैक की तैयारी भरपूर अंदाज से करना चाहती है, लेकिन वो पैसे की कमी के बाद खामों से तबसरा निगारों के हिसाब से आने वाले दिनों में सेलिना मुख्तलिफ कमर्शियल में भी नजर आ सकती है। बड़े से कीमती टीवी लाउंज में चलते टीवी की आवाज पर दाखिली दरवाजे से अंदर दाखिल होती मारिया लम्हे भर को ठहर गई थी। ऑफ वाइट बेशकीमत सोफे पर विराजमान वाजिद हसन अफसोस भरी निगाहों से टीवी स्क्रीन को तक रहा था। वो शायद अभी अभी काम से वापस आया था। उसकी ड्रेस शर्ट के ऊपरी बटन आरामदेह अंदाज में खुले थे और टाई की गिरह ढीली थी। मारिया को लम्हों में ही अपना वजूद जलता हुआ महसूस होने लगा था। लेडीज थ्री पीस सूट में वर्क हील्स पहने छोटे कटे बालों के साथ वो बावकार लग रही थी। वो एक खूबसूरत औरत थी, वाजिद की ऐन लायक। दिन कैसा रहा वाजिद? वो मुस्कुराकर आगे आई तो वाजिद चौंका। वो उसकी मौजूदगी से बेखबर लगता था। फिर थकान जदा सा मुस्कुराकर टीवी ऑफ किया। वो मारिया की मौजूदगी में सेलेना को नहीं देखना चाहता था। उसने बारहा कहा था कि वो उसे छोड़ चुका था। दिल के किसी खाने में वे आज तक पूरी आबोताब के साथ मौजूद थी। वैसे ही नॉर्मल वर्क डे था। तुम्हारी मीटिंग कैसी रही? मारिया अपने बाप अकरम उमान की एनजीओ को रेगुलेट करने वाली फर्म की डायरेक्टर इंचार्ज थी। उसके अंदर की रसूख वाली एनजीओ और सोशल वर्क किया करती थी। अच्छा था। लड़काना का प्रोजेक्ट हमें मिल रहा चुका है। जल्दी ही प्राइमरी एजुकेशन पर काम शुरू करेंगे। फंड्स की बात हुई है, लेकिन कुछ खास इन्वेस्टर अभी दिलचस्पी लेते नजर नहीं आ रहे हैं इस प्रोजेक्ट में। ज्यों ही इस प्रोजेक्ट के जैकपॉट का अंदाजा होगा, लोग खुद ही खींचे चले आएंगे। उसने खालिस कारोबारी जबान में मुद्दा बयान किया तो वाजिद समझकर सिर हिलाने लगा। मारिया की तेज आंखें उसके उतरे हुए रंग पर जमी थी। क्या हुआ? तुम ठीक हो? उसने हाथ आगे बढ़ाकर उसके गाल पर रखा तो वाजिद ने अनचाहे तरीके से उसका हाथ अपने गाल से हटाया। हाँ ठीक हूँ। सेलिना की वजह से परेशान हूँ? नर्म लहजे में किए गए सवाल पर वे बुरी तरह चौंका था। इतनी बुरी तरह कि मारिया को उसके अंदाज पर हैरत होने लगी। उसे अपने अंदर खालीपन सा महसूस होने लगा था। नहीं, मतलब अब उससे मेरा क्या ताल्लुक है? बामुश्किल मुस्कुराकर कहा, लेकिन उसकी रंगत अजीब सी थी। तुम मुझसे शेयर कर सकते हो वाजिद। उसने हाथ बढ़ाकर उसका हाथ अपने हाथ में लिया तो वाजिद के पुरकशिश आकर्षक नक्श पर साया सा लहराया। हाँ, परेशान हूँ। उसकी वजह से एक साल से बहुत क्राइसिस में है वो। पता नहीं काम के बगैर खुद को कैसे मैनेज कर पा रही है वो। और उसकी बात सुनते ही मारिया के अंदर
एक आग से जलने लगी थी। उसने तंग होते हुए सीने के साथ उसके हाथ थपथपाया था। तुम बात क्यों नहीं कर लेते उससे? कुछ लम्हों बाद उसने कहा। तो वाजिद ने नामे सिर हिलाया। मैं उसकी कोई मदद नहीं कर सकता। वे मेरी किसी मदद के लिए राजी नहीं होगी। क्या मैं बात करूं उससे? उसने कहा तो। वाजिद नरमी से मुस्कुराया, फिर अपना हाथ उसके हाथ से निकाल लिया। मारिया को कभी अपना हाथ इतना खाली महसूस नहीं हुआ था। नहीं, वे हमारा मसला नहीं है। वे उठ खड़ा हुआ, साथ ही सोफे के हत्थे से अपना कोट भी उठा लिया। वे हमारा मसला नहीं है, लेकिन तुम उसे हमारा मसला बना रहे हो वाजिद, उसने बहुत सब्र के साथ कहा था। वे आगे बढ़ते बढ़ते रुक गया, फिर मुड़कर उसे देखा। मैंने दोबारा उसे कभी अप्रोच नहीं किया मारिया, ये सच था। उसने कभी सेलिना की तरफ पलटकर भी नहीं देखा था। मारिया ने सब्र से गुलाबी पड़ती आंखों से उसे देखा और फिर उठकर उसके सामने खड़ी हो गई। वे वाजिद से छोटी थी। खराबी यहाँ है वाजिद हसन, उसने उसके दिल पर उंगली रख कर कहा था। एक लम्हे को सामने खड़े शख्स के दिल पर जोरदार सा घूंसा पड़ा था। उसकी बीवी उसे लाख छुपाने पर भी उसे जानती थी। मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता। वे उसका हाथ हटाकर तेजी से बाहर निकल गया। मारिया जाने कब तक लाउंज के बीच में खड़ी रही। टांगे जब दर्द करने लगी तो वे आहिस्ता से सोफे पर बैठ गई। उसका चेहरा ऑक्सीजन की कमी के कारण सफेद लग रहा था और रगों में पलती जलन हर लम्हा बढ़ रही थी। उसकी जिंदगी में अगर कोई दरार था तो उसका नाम सेलिना मजहर था और वे इस शगाफ को हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहती थी। यासिर राजी है इस इन्वेस्टिगेशन के लिए? सलमान आबिद ने झूलती कुर्सी पर पीछे होते हुए पूछा था। वह एक दर्जे बुलंद रेख के चीफ थे। सामने बैठे विराजमान हनीफा ने हाँ में सर हिलाया था। कुछ खास जवाब तो नहीं दिया है उसने, अभी देखते हैं। अपडेट करने का कह कर गया है। अगर ये इन्वेस्टिगेशन हमारे अंदर हो सकती है तो ठीक है, नहीं तो फिर हमें पुलिस की मदद लेनी पड़ेगी। सलमान ने साथ रखी फाइल्स में से एक खोलकर सामने रखी। अगर यासिर ने मना कर दिया तो हमारे पास और भी मजे बॉडीगार्ड्स हैं। हम सिक्योरिटी बढ़ा सकते हैं, इदारे और एक्ट्रेस दोनों की। बहरहाल हमारा काम यही है, हिफाजत करना। इन्वेस्टिगेट करना हमारा काम भी है भी नहीं। लेकिन अगर एजेंसी की बात यहीं रह जाए तो ज़्यादा बेहतर है। बाहर से पुलिस को इन्वॉल्व करने का मतलब तुम अच्छे से जानते हो, हमारी मुकम्मल साख पर असर पड़ सकता है। वे फाइल खोले, पन्ने पलटते करते हुए मसरूफ सा कह रहे थे। सेलिना के पास बॉडीगार्ड नहीं है हनीफ, मैंने सुना है उसके हालात अच्छे नहीं चल रहे हैं। अब कि उन्होंने फिक्रमंदी से चेहरा उठाकर उसे पूछा तो हनीफा ने एक गहरा सांस लिया। दिल पर बोझ तो उनके भी था। जानता हूँ, मैं बॉडीगार्ड रखवा सकता हूँ उसके लिए, लेकिन क्या वजह पेश करूंगा अपनी इस पर्सनल खिदमत का? मेरे पास वजह नहीं है उसकी ऐसी मदद करने का। उनके लहजे में अजीब बेबसी थी। सलमान ने अफसोस में सर हिलाया था। बता क्यों नहीं देते तुम उसे? कब तक यूं दूर से देखते रहोगे उसे? मैंने सारी जिंदगी उसके लिए कुछ नहीं किया। अपने आखिरी उम्र में उसके सामने जाकर अपने अमाल की जस्टिफिकेशन नहीं दे सकता मैं। सो चुप रहूं तो चुप रहा। वे मुस्कुराए, लेकिन सलमान नहीं मुस्कुरा सके। कुछ शक नहीं कि यासिर के हेड हो तुम। ऐसी ही बातें करता है वो भी। वो बातें करता कब है चीफ? बमुश्किल मुंह से चंद लफ्ज निकाल कर हम पर एहसान करता है। एक से ज्यादा सवाल कर लो तो यूं घूरता है जैसे खा जाएगा। उनके कहने पर सलमान हंस पड़े थे। इस लम्हे दरवाजा खटखटाया गया तो वो इस तरफ मुतवज्जा हुए। सामने 3 बॉडीगार्ड्स खड़े थे, मखसूस विशेष बॉडीगार्ड्स के यूनिफॉर्म में मलबूस, बालों को जेल से पीछे जमाए। ये सब एक ही टीम का हिस्सा थे। उनकी टीम का नाम टीम बी था। टीम ए का ऑफिस इनसे पहले था। इसी तरतीब के हिसाब से इन्हें नाम दिया गया था। ऐसी कई टीम्स इस एजेंसी में मुख्तलिफ चीफ इंचार्ज के अंदर काम कर रही थी। वो किस एक्ट्रेस के बॉडीगार्ड थे और एजेंसी में उनकी क्या जिम्मेदारियां थी, उन सब का उन सब का चेक रखना हनीफ मजहर का काम था और हनीफा मजहर का चेक रखना सलमान आबिद का काम था। इस टीम का हिस्सा यासिर भी था। तुम 3 क्यों हो? यासिर कहाँ है? सलमान के पूछने पर वो तीनों आगे बढ़ गए थे। वो अपनी हिल्स लेकर ऊपर फ्लोर पर गए हैं। उनमें से एक की जबान फिसली। उसका नाम शेर हसन था। उसके साथ खड़े दोनों बॉडीगार्ड्स के मुकाबले में उसका कद छोटा था। वो अक्सर कदरे घबराया हुआ लगता था। इस टीम का सबसे छोटा गार्ड, साफ रंगत और भूरी आंखों वाला वोट। उसके जवाब पर हनीफा के मुंह से बेसाख्ता निकला था। शेर के साथ सीना तान कर खड़े जार की हंसी बेसाख्ता थी।
उसे 1000 दफ़ा कहा था कि इतना ज़्यादा सीना तान कर मत खड़े हुआ करो, लेकिन वे जार ही क्या जो किसी काम को मुबालगा आरई बढ़ाकर कहना से काम ना ले। उसका कद हुस्न से लंबा था, रंगत कुंदमी और आंखें गहरी स्याह थी। वह एक पुरकशिश आकर्षक दिखने वाला मर्द था। मतलब वे उनके मामा की हील्स थी, उनकी बर्थडे का गिफ्ट था, वही लेकर गए हैं ऑफिसर। क्या बकवास कर रहे हो शेर? हनीफा ने उसके मजाक पर उसे घूरा था। उसकी माँ की हील्स यहाँ क्या कर रही है? उसका कहना था कि घर में उसके पास हील्स छुपाने की जगह नहीं थी। अब जो बोलने वाला था वैसा ही था, मजबूत जबड़े, टैन हुई रंगत और कसरती जिस्म वाला साहिल। उसकी उठान से ही उसकी टफ रूटीन का अंदाजा होता था। वह बहुत कम बोलता था, ज्यादातर खामोश ही रहता। मुस्कुराना तो बिल्कुल भी नहीं आता था उसे। जाने में सारा साल सीधे जबड़े के साथ कैसे गुजार देता था। साहिद, जार और याशिर हम उम्र थे, इसलिए वे आपस में आरामदेह होकर गुफ्तगू क्या करते थे। शेर नया था, वे उनसे तुमसे बात नहीं कर सकता था। वे 3 हैंडसम गार्ड्स थे और उनका सुप्रीम हैंडसम पार्टनर माँ की हील्स लिए ऊपर वाले फ्लोर पर मौजूद था। उसने कहा कि उसके पास घर में हील्स छुपाने की जगह नहीं थी और तुम लोगों ने यकीन कर लिया। हनीफा ने इंतहाई सुकून से हाथ बांधकर उन तीनों गधों की जानिब देखा था। सलमान ने वो मुश्किल मुस्कुराहट दबाई। हमें पता है वो झूठ बोल रहा था। जार की जहीन आंखें चमकी थी। यकीनन किसी एक्ट्रेस को हील्स की जरूरत होगी और प्राइवेसी के ख्याल से यासिर ने ये झूठ बोला होगा। वो भी जानता है कि हमने उसके झूठ पर यकीन नहीं किया है, लेकिन हम सब ने ऐसे एक्ट किया जैसे उसके अलावा कुछ सच नहीं है। माँ की हील्स है तो है, अब कौन सी माँ की हील्स है ये तो अल्लाह जानता है। सलमान हंस पड़े थे और हनीफा उसकी साबुई से महजूज आनंदित हो रहे थे। ये बात यासिर के सामने करके दिखाओ तो मानूं, हाथ बांधकर मजाक उड़ाते अंदाज में कहा तो जार ने उन्हें ऐसे देखा जैसे कह रहा हो, यह तो कोई मसला ही नहीं, मैं ये उसके सामने भी कह सकता हूँ। सर, बिल्कुल। कहने के बाद 2-3 दिन तक फिर आप कुछ कहने के काबिल नहीं रह सकेंगे। जार भाई, हसन ने समझदारी और मासूमियत से कहा था। तो उसकी मुस्कुराहट गायब हुई। यासिर की वायलेंस, हिंसा से कौन माफिक नहीं था। बकौल साहिर के उसका दिमाग खराब होते देर नहीं लगती थी। हनीफा और सलमान ने एक साथ चेहरों पर उभरती मुस्कुराहट रोकी थी। जार ने हसन को ऐसे देखा जैसे कह रहा हो, बेटा तू बाहर निकल। तुम चुप रहो। आप भी चुप रहे। वे दोनों सरगोशी में एक दूसरे से लड़ रहे थे, जबकि साहिर उनके साथ बिल्कुल संजीदगी से खड़ा था। यासिर कुछ अरसे तक एक सिंगल केस पर काम करेगा। केस के हवाले से ब्रीफ कर दिया है मैंने उसे, कुछ दिनों तक जवाब देगा वो मुझे। तुम दोनों तो इस केस में ऑफिशियली काम नहीं कर सकते। उनका ही इशारा जार और हसन की जानिब था। वे दोनों उमीरा आजाहिद के बॉडीगार्ड थे, क्योंकि उमीरा जाहिद का वर्ल्ड टूर मुतवक्के एक्सपेक्टेड है अगले दिनों में। हो सकता है तुम दोनों को बाकी गार्ड्स के साथ सिक्योरिटी के हिसाब से जाना पड़े। ऐसे में सिर्फ साहिर मदद कर सकता है उसकी। अगर उसे मदद दरकार हो तो देख लेना तुम तीनों, खासकर तुम साहिर। उन्होंने आखिर में संजीदगी से उसकी जानिब इशारा करके कहा। तो साहिर ने हाँ में हिलाया। फिर वो तीनों चीफ के ऑफिस से पलट आए। क्या केस होगा? बाहर निकलते ही शेर ने पूछा। तो जार ने कंधे उचकाए। उन्होंने हमें केस की नौयत नेचर नहीं बताई। शायद बहुत कॉन्फिडेंशियल हो, 1-on-1 काम करने वाला केस हो। ऐसे केस में 1 मैन इन्वेस्टिगेशन होती है। टीम्स हकीकत नहीं क्या करती, लेकिन अकेले इंसान के लिए मुश्किल नहीं होगा केस हैंडल करना। साथ चलते? हसन ने पूछा। तो जार ने सर इस बात में हिलाया। केस पेचीदा नहीं होता ज़्यादा, या फिर वो इंसान इस काबिल होता है कि केस को अकेले हैंडल कर सके। हसन ने समझकर हिलाया। उसके लिए बहुत सी टर्म्स अब भी नहीं थी। और ऐसा भी होता है कि चीफ इस केस के हवाले किसी और पर भरोसा भी नहीं कर सकते। खामोशी के साथ चलते साहिर ने पहली दफ़ा कहा तो वो दोनों ही सर हिलाने लगे। साहिर उन सब में कहीं ज़्यादा तजुर्बेकार था। वो और यासिर दोनों एक साथ ही इस एजेंसी के लिए अपॉइंट हुए थे, जबकि जार और हसन बाद में उनकी टीम का हिस्सा बने थे। यासिर अकेला नहीं है, हम हर मुमकिन मदद करेंगे उसकी। कुछ पल बाद जार ने कहा था। वो इस ग्रुप का ब्रेन था, दी इंटेलिजेंट वन। साहिर खामोश रहकर ठंडे दिमाग से काम करने वाला आदमी था। उसका जिस्म इन चारों में खासा कसरती था। उसे वर्कआउट करने का बेहद शौक था और वे अपने खाली समय में जिम
ही में ही पाया जाता था। शहर छोटा और मासूम था, लेकिन अपने काम से लगाव उसे भी इन चारों जितना ही था। आने वाले वक्तों में वे एक अहम रुकन मेंबर बनने वाला था, और सबसे आखिर में यासिर था, कम बोलने वाला, संजीदा, जिर्क और बहुत लिया दिया सा बकौल जार के। उसके चेहरे पर लिखा होता था कि मुझसे बात मत करो। वो एक जानिब बने अपने केबिन की जानिब बढ़ गए थे। तुम आज शाम अफरा के निकाह में शिरकत नहीं कर रही हो सेलिना। मुझे तुम्हारे बाप के घराने से शदीद नफरत है। मैं उनकी शक्लें तक नहीं देखना चाहती, इसलिए तुम भी वहां नहीं जाओगी। अभी वे नहाकर निकली थी कि माँ को लाउंज के सोफे पर विराजमान देख वे एकदम ही सीधी हुई। अफरा उसके ताया का बैठा था। इस पूरी दुनिया में मेरे पास आपके अलावा और कोई रिश्ता नहीं है माँ। वे लोग जैसे भी सुलूक हमारे साथ रखते रहे हों, लेकिन वे हमारे रिश्तेदार हैं। रिश्तेदारों को माफ़ किया जा सकता है। प्लीज़ मुझे मेरे रिश्ते बचाने दे। उसे अगर किसी चीज़ से इस दुनिया में नफरत थी तो वे था कतई ताल्लुक करना, रिश्ते तोड़ना। जो दिल रिश्ते तोड़ने के लिए दरकार था, वे उस दिल से खाली थी। उसके पास भी दिल नहीं था जो कत रहमी कर सकता हो। शगुफ्ता ने इंतहाई कड़वी निगाह डाली थी उसके सरापे पर। वे तुम्हारे सौतेले रिश्तेदार हैं। बेवकूफ़ लड़की, नफरत करते हैं वे तुमसे, मुझसे। तुम्हें सिर्फ जलील करने के लिए बुला रहे हैं वे लोग। सगे हो या सौतेले, रिश्ते तो होते हैं ना। मेरे पास इन रिश्तों को गंवाने की कोई वजह नहीं है, उसने कहा तो आवाज़ आखिर में लरस सी गई। अंदर कहीं वे जानती थी कि शगुफ्ता दुरुस्त थी। वे उसे पसंद नहीं करते थे। वे मजहबी लोग थे, नेक और मुतक्की परहेजगारों की सफ में उस जैसी अदाकारा की कोई जगह नहीं थी। तुम्हें खुद शौक है अपने दिल को छलनी करने का, जाओ शौक से जाओ, लेकिन जब वे तुम्हारा दिल तोड़ दे तो मेरे पास रोती हुई मत आना। मैं तब तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखूंगी। वे फुनकार कर आग से उठी और तेजी से दाखिली दरवाजा पार कर निकलती चली गई। शाम के इस पहर अपार्टमेंट मध्यम रोशनियों से रोशन था। वह उदास आंखें लिए दरमियान में ही खड़ी रह गई, फिर ताज जमाकर अपने कमरे की जानिब बढ़ गई। शगुफ्ता की किसी बात पर उसने ध्यान नहीं दिया था। सुर्ख रेशमी लिबास पर चमचम करते सफेद सितारों का कामदार जोड़ा पहने वे खामोशी से अपने बालों को संवार रही थी। उस लंबी कमीज और चूड़ीदार पाजामे के साथ उसके पास कामदार दुपट्टा भी मौजूद था। दुपट्टा जो वह अक्सर नहीं लिया करती थी। सेहत रंग बालों को खुला छोड़े चेहरे को मुनासिब मेकअप से सजाकर वे अपने कमरे से बाहर निकल आई थी। कमरे में एक जानिब बने जूतों के दराज का दरवाजा खोलकर झुक कर बाल लहराकर आगे को आगे वे लम्हे भर को ठिठक गई थी। इस तरह मखमली हील्स के साथ बॉडीगार्ड की दी हुई हील्स भी रखी थी। अगले ही पल उसने सर झटक कर सुर्ख हील्स निकाली और बेड पर बैठकर उनके नाजुक स्ट्रैप बांधने लगी। जिनके घर वह निकाह की दावत पर जा रही थी वे वाकई उसके सौतेले रिश्तेदार थे। उसकी माँ ने अपने पहले शोहर से तलाक ले ली थी। वह उसकी कम आय वाली तनख्वाह पर गुजारा नहीं कर सकती थी। फिर वे एक बार में जॉब करती रही। सेलिना तब महज 6 साल की थी। उसके माँ अगले कई सालों में बार होस्टेज के ओहदे पर फाइज नियुक्त हो गई। उन्हीं दिनों वे अपने दूसरे शोहर से मिली थी। वह बार में सिर्फ और सिर्फ शगुफ्ता के लिए आया करते थे। शगुफ्ता अपनी जिंदगी से खुश थी, लेकिन अपने लिए एक अमीर घराने के बेटे को मोहब्बत में पागल देखकर वे और उन्हें टाल नहीं सकी। उसका सौतेला बाप एक शरीफ इंसान था। उसे शगुफ्ता से निकाह करके इज्जत के साथ अपने घर ले जाना था। यहाँ तक कि उसे सेलिना के वजूद से भी कोई मसला नहीं था, लेकिन फिर जो सोचा वैसा ना हो सका। उसने अपार्टमेंट का दरवाजा बंद किया और लिफ्ट की जानिब बढ़ गई। पार्किंग एरिया में आगे बढ़ते हुए लम्हे भर के लिए उसे कुछ महसूस हुआ था। वह ठहर सी गई, फिर पलटकर खौफजदा निगाहों से अपने पीछे देखा। मगरिब में शाम बीत चुकी थी और पार्किंग एरिया खासा सुनसान हो रहा था। घबराकर उसने गाड़ी का दरवाजा खोला और अंदर आ बैठी। अगले ही पल वे सड़क पर सोचों में गुम सी ड्राइविंग कर रही थी। उसकी माँ और एहसन अली ने शादी कर ली। वे उन दोनों को इज्जत की चादर ओढ़ाकर अपने घर ले आए, लेकिन उनके घर वाले बार होस्टेज और उसके वजूद को बर्दाश्त नहीं कर सके। वह अपने कीमती सबूत को इन दो जिंदगियों के साथ जिल्लत में से दो चार होता हुआ नहीं देख सकते थे। एहसन अली 3 भाई थे, मुराद अली और शब्बीर अली, और दोनों उसके ताया थे। वे जिन्हें वे कभी एक आंख नहीं भाई थी। किस्मत ने साथ नहीं दिया और एहसन की अचानक मौत ने इन दोनों पर आसमान गिरा दिया। वे उस घर में नौकरानी किसी हैसियत से जिंदगी
गुजारने लगी। उसने बामुश्किल धक्कों से सेकंड ईयर क्लियर किया और फिर अपनी जिंदगी के लिए निकल पड़ी। नज़र अहमद उसका पहला मददगार था। उसके जरिए उसे एक ड्रामे में छोटा सा रोल मिल गया था। वे खूबसूरत तो थी ही, खाली पेट और दर्दनाक महरूमी के बाद वे इस ऑफर को ठुकराने की हिम्मत नहीं कर सकती थी। उसे टीवी स्क्रीन पर देखकर घर में एक तूफान सा बर्पा हो गया था। वह उसके भाई की सौतेली बेटी थी। वह माने या ना माने, लेकिन दुनिया मानती थी। लोगों ने उनसे तरह तरह के सवाल किए तो वे जवाब नहीं दे सके। और फिर जो रिएक्शन आया वो ये कि शब्बीर ने भरे घर में सबके सामने उसे मारा। उसे याद था वह उस वक्त बहुत कमजोर थी। उनके थप्पड़ से जमीन पर जा गिरी थी, लेकिन उसने उफ तक नहीं कहा। घर वालों ने उन दोनों माँ बेटी का बॉयकॉट कर लिया। कुछ अरसे तक वे उन्हें बर्दाश्त करते रहे, लेकिन फिर जब सेलिना को एक बड़े ड्रामे में काम करने का ऑफर आया और उसने वे ऑफर कबूल कर लिया, तब वह रात उस घर में उनकी आखिरी रात साबित हुई। उन्हें घर से बाहर बाहर कर दिया गया। वे अपनी माँ के साथ नजर की चौखट तक चली आई थी। ड्रामा कामयाब हुआ तो उसने अपार्टमेंट किराए पर ले लिया। कई साल गुजर गए और उसका नाम पहली श्रेणी की एक्ट्रेस में आने लगा। उसके हालात अच्छे हो गए। वह अपनी माँ को और अपना पेट पालने के काबिल हो गई थी। इन्हीं दिनों उसके सौतेले रिश्तेदारों ने उससे संपर्क करके उसे अपने पास वापस आने की दावत दी, तो वह शगुफ्ता की चेतावनी पर भी उन्हें इनकार न कर सकी। वे रिश्तों को कभी इनकार नहीं कर सकती थी, लेकिन वक्त गवा था। जब भी दोबारा वह उस घर में बुलाई गई थी, जिल्लत के लिए बुलाई गई थी। सबीर और मुराद दोनों खासे सख्त मजहबी थे। वह उसे नापसंद करते थे, लेकिन उमर उसे हमेशा बुला लिया करता था। उमर इस घर में उसका खैर खवा शुभचिंतक था। ड्राइव करते हुए वे फिर से उसी जगह जा रही थी, उसी जगह जहाँ से हमेशा तकलीफ मिला करती थी, हमेशा की तरह। इस उम्मीद पर कि शायद अब कुछ बदल गया हो, शायद अब दिलों में रहम आ गया हो। जो अल्लाह के करीब हो उनके दिल में तो उनके दिल तो नरम होते हैं ना। फिर उसके सौतेले रिश्तेदारों के दिल उसके लिए इतने सख्त क्यों थे भला? वे ज्यादा मजहब को नहीं जानती थी, लेकिन जाने क्यों वे मजहबी लोगों से अच्छी उम्मीद रखा करती थी। ऐसे लोग उम्मीद दिया करते थे और उसे ना उम्मीद होने से नफरत थी। सड़क पर बढ़ती कार दरमियानी रफ्तार से चल रही थी और वे ड्राइव करती गहरी सोचों में गुम थी। अगले ही लम्हात में वह अपने बाप के घर की छत तले मौजूद थी। विशाल बंगला एक सांस से सर उठाए खड़ा था। लॉन पर बिजली की लाइटें लगी थी। इन सुनहरी रोशनियों तले वे सुर्ख लिबास में दमक रही थी। अफरा और उजैर मुराद के बेटे थे, जबकि महाजबीन और उमर शब्बीर के बेटे थे। वे एक छोटा सा खुशहाल घराना था जो इस बड़े से खूबसूरत बंगले में रहा करता था। रिश्तेदारों ने उसे सब्ज बाजार पर बैठे देखा तो रुख फेर लिया। ड्रग्स वाले केस के बाद तो वो उनके लिए और भी काबिले नफरत हो गई थी। उसने भारी दिल के साथ बालों को कान के पीछे अड़ाया और वहां से उठ आई। लाउंज में मेहमानों की भरमार थी। निकाह सादगी से किया जा रहा था और मेहंदी जैसी रस्मों से परहेज किया जा रहा था। इज्जतदार घरानों की निशानी। काश वे भी उतनी ही इज्जत से किसी की जिंदगी में दाखिल हो सके। जुबेदा और रहमा ताई ने उसे दाखिली दरवाजे में खड़े देखा तो नफरत से चेहरा फेर लिया। रहमा के 1000 दफा मना करने पर भी उमर ने सेलिना को दावत दे दी थी। सोफों पर विराजमान मेहमान उसे गर्दन मोड़ मोड़ कर देख रहे थे। उसके गाल गुलाबी होने लगे। बामुश्किल मुस्कुराते हुए वे आगे बढ़ाई। सलाम किया तो दबी दबी सी आवाज में बहुत मायूस सा वालेकुम अस्सलाम मौसूल हुआ। उसने एक जानिब रखा खाली सोफा देखा और फिर वहां बढ़ गई। मेहमानों में दरमियान कोई भी उसे अपने पास बिठाने के लिए तैयार नहीं था। फिर भी मुस्कुराती ही रही। यकायक किसी की आवाज देने पर उसने गर्दन फेर कर देखा तो लम्हे भर के लिए सारी उदासी गायब हो गई। सामने उमर खड़ा था, इस घर में वाहिद इंसान जो सेलिना को इंसान समझता था। वे 24 साल नौजवान था, आकर्षक और कद लंबा, स्याह बाल और स्याह आंखें बहुत मोहब्बत से सेलिना को तक रही थी। फिर वे आगे बढ़ाया, कैसी हैं आप एक्ट्रेस साहिबा? वे बेतकल्लुफ़ी से कहता हुआ उसके साथ आ बैठा था। सफ़ेद कुर्ता सलवार में बहुत हैंडसम दिख रहा था। वे मैं तो ठीक हूँ, तुम बताओ कैसे हो? कहाँ हो इतने दिनों से? वे उमर के आ जाने से बहुत खुश हुई थी। उम्र में उससे 3 साल छोटा था, लेकिन
उनके बीच की बेतकल्लुफ़ी बहुत इज्जत वाली थी। अलबत्ता रहमत आई को अपने बेटे की उससे ये बेतकल्लुफ़ी पसंद नहीं थी। यही था, पापा के साथ बिजनेस में हाथ बटा रहा हूँ, ऑफिस जाता हूँ, आपको बहुत मिस करता हूँ। परसों आपको टीवी पर देखा था, बहुत खुशी हुई। फिर कब आ रहा है आपका ड्रामा? उमर ने पूछा तो सेलिना ने कंधे उचकाकर देखा। कोई काम नहीं करना चाहता मेरे साथ? उसका जवाब सुनकर वह पल भर के लिए चुप सा हो गया था। फिर आंखों में बहुत सारा गुस्सा भरकर बोला, सब बेवकूफ़ है, उन्हें आपकी कदर नहीं पता। जिस दिन पता चल गई तो कोई आपको मना करने की जरूरत नहीं कर सकेगा। उसे अपने लिए परेशान होता देख सेलिना का दिल प्यार से भर गया। कोई तो था जो उसकी परवाह करता था। उसने मुस्कुराकर उसे देखा। बस यंग मैन, इतने जज्बाती नहीं होते। तुम्हारी मम्मा ने तुम्हें मेरे साथ बैठा देख लिया तो खैर नहीं होगी फिर तुम्हारी। उसने मुस्कुराहट दबाकर उसे छेड़ा तो वे हंस दिया। अब बड़ा हो गया हूँ मैं, अब आपको या मुझे कोई कुछ नहीं कह सकता। सेलिना मुस्कुरा दी, लेकिन वे उसे ये नहीं बता सकी। लोग जुमले कसना कभी नहीं छोड़ते। लोग दिल तोड़ने का काम हमेशा अच्छे से किया करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।